नहीं, देखिए वो ज्यादा लोगों को नहीं निकालेंगे, और निकाला था तो फिर क्या हुआ था, ये सारे लोग काप लीग में चले गए थे और फिर 2013 के इलेक्शन में उन सबको वापस ले लिया गया था, 2018 में वापस ले। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं जी, तो वो इस्तीफों के सिलसिले में और पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलने के लिए जरदारी साहब को हर तरह के पैगामात भेज रहे हैं नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ जराए से। हत्ता कि उन्हें ये पेशकश भी कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत में उन्हें हिस्सा दिया जाएगा, पूरा हिस्सा दिया जाएगा। मेरा ख्याल है वो इससे एक स्टेप आगे जा सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि आपकी पार्टी का वजीर आजम बना देंगे, इसलिए कि पंजाब तो इन दैट केस उन्हें उम्मीद है कि उनके हाथ में होगा। तो मगर वो उधर से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जरदारी साहब कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मगर ये जो लोगों को निकालने का अमल है ना, देखिए काफी लोग इनके रास्ते में हैं। ये जो आज गलती की ख्वाजा साद रफीक साहब ने, इसकी जितनी जल्दी ये इस्लाह कर ले इनके लिए अच्छा है। और इनकी बदनामी के वाकयात हुए हो रहे हैं, हाल हाशमी वाला वाकया है जी, मैंने आपको पता तय किया हुआ है, मैं इंडिविजुअल्स के नाम नहीं लूंगा, घरेलू मामलात पर गुफ्तगू नहीं करेगा। उसकी जो रिपोर्ट आई है तलाल चौधरी साहब की, वो नहायत ही अफसोसनाक, नहायत अफसोसनाक। और पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि वो खातून कोई गलत काम नहीं कर रही थी, कोई गैर शरई काम नहीं कर रही थी। उन्होंने वो नायब वजीर दाखिला रहे हैं, डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर, उनके पास डेटा था, आईबी में उनके रवाबत थे, उन्होंने कोई डेटा निकलवाया, उनके साहबजादे को दिया और उसको इस तरह प्रेजेंट किया जैसे खुदा न खास्ता वो कोई गलत काम कर रही थी। गलत काम में मुलव्वस थी। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कोई गलत काम नहीं कर रही थी, कोई गैर शरई काम नहीं कर रही थी, और उनके घर में फसाद बर्पा करने की कोशिश की। इधर वो निहाल हाशमी वाला वाकया इन्होंने देख लिया, इधर ये जो लोगों को निकाल रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इससे इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। ठीक, सस्टेन्ड एजिटेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। दो चीजें और हैं जी, एमक्यूएम उनका साथ छोड़ दे, अच्छा, और काफ लीग छोड़ दे। एमक्यूएम इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी, वो कमजोर सी पार्टी है, वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ देखती है, उसकी बका का नसार इसी पर है, उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी न किसी तरह मरकज से रहे, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के साथ उनकी ठन चुकी है बहुत बुरी तरह। चौधरी हजरात जो हैं वो बिल्कुल नाखुश हैं इमरान खान साहब से, और उसमें यानी मोहम्मद सलाही वोट डालने नहीं गया है उस दिन जिस दिन ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था। लेकिन मेरी उनसे बात होती रहती है, अब तो काफी दिन हो गए नहीं हुई। वो शरीफ खानदान पे कभी किसी हाल में भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। भरोसा तो हारून साहब पीपल्स पार्टी को भी नहीं है, नून लीग पे, नून लीग को पीपल्स पार्टी पे नहीं है, मगर साथ तो चल रहे हैं ये लोग। नहीं, साथ चल रहे हैं ना, जब तक दिल एक साथ ना हो तो तब तक यकसुई नहीं होती, यकसुई के बगैर कामयाबी नहीं होती। आपका जो अव्वलीन हदफ है, देखिए मसला तो ये है ना, नून लीग का भी मसला ये है जरदारी साहब किसी तरह इमरान खान से जान छूट जाए, इसलिए कि ये वैसे तो एक गलती करेंगे इमरान खान साहब अगर अयूब खान की तरह, भुट्टो की तरह, ज़िया-उल-हक की तरह बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करेंगे। ज़िया-उल-हक ने वैसे कोशिश की थी एक जमाने में एमआरडी की तहरीक के सिवा के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां ना हो, वैसे भुट्टो खानदान के लोगों को तो किया था। अगर ये गलती वो न करें, ओवर डूइंग न करें, ये बड़ी अजीब बात है। महंगाई बढ़ गई, दवाओं पे की कीमत पे तो अलग बात करेंगे, गंदम में आटे की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, दवाओं की कीमत बढ़ गई, 15-20-25-30 लाख आदमी बेरोजगार हो गए, आए दिन कीमतें बढ़ रही हैं। इसके बावजूद उसकी मकबूलियत में कमी नहीं आ रही इमरान खान के, इसलिए कि लोग ऐसा नजर आता है, या तो मैं कोई इसका साइंटिफिक तज्जिया तो नहीं कर सकता, इस पर सर्वे होने चाहिए बहुत एहतियात के साथ, या तो वो उसके करिश्मेटिक होने में दखल है, जो उसने कश्मीर पे तकरीर की दोनों दफा और मसाइल पे, तुर्की के साथ मामलात में और चीजों में जो रवैया फलस्तीन पे, इसराइल पे इख्तियार किया, या तो वो एक वजह वन ऑफ द रीजन हो सकती है, उसका करिश्मेटिक होना एक रीजन हो सकती है, या ये जो अपोजिशन के लीडर हैं इनकी करप्शन का तासुर इतना गहरा हो गया है, इतना गहरा हो गया है कि लोग इनके साथ नहीं चलना चाहते, और लोग ये नहीं चाहते कि मुल्क में अफरा तफरी हो। ठीक है, अल्लाह के फजलो करम से
ना इमरान खान साहब ने कोई डिलीवर किया है, ना इस बात का कोई इम्कान है कि वो डिलीवर कर सकें। उनके इर्द गिर्द की मखलूक ऐसी है, उन्हें कोई ढंग का मशवरा देने वाला नहीं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना होगा हारून साहब, हम एक छोटे की तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर आगे बात बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ जुल्फ़िकार चीमा साहब से मुतालिक, इनाम गनी साहब से मुतालिक बात होगी और दवाओं से मुतालिक इसका फॉलोअप भी आप तक पहुँचाएंगे। स्टे विद अस। दवाओं से मुतालिक हारून साहब बात करते हैं, फिर मैं जुल्फ़िकार चीमा साहब की स्टोरी की तरफ बढ़ूंगी। दवाओं के ऊपर फॉलोअप क्या है, वहां पर क्या पेशरफ्त हो सकी अभी तक? कोई पेशरफ्त नहीं हुई दवाओं के मामले में। दवाओं का मामला ये है कि डॉक्टर फैसल साहब को चकमा देने में वो कामयाब रहे। ठीक है, हमेशा से उनका तरीका, वजीर आजम को बिल्कुल गलत बात बताया गया कि 10-15 साल से कीमतें नहीं बढ़ी। ये बात सही नहीं है। हर साल जुलाई में कीमतें बढ़ती हैं और 2015 से ऑनवर्ड बढ़ती चली जा रही थी। कहा यह गया कि जी बिजली महंगी हो गई है, डॉलर की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। पर डॉलर की कीमत तो पिछले साल बढ़ गई थी, इस साल तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। फिर ये है कि अगर ये दो फैक्टर हैं तो दूसरी तरफ ये है कि बहुत सी चीजों का रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है। 90% रॉ मटेरियल की कीमतें दुनिया में कम हो गई हैं दवाओं की। मसलन शुगर की जो दवा है वो $2000 से $25 उसकी कीमत हो गई है। अच्छा, उन्हें चकमा दिया गया कि फिर दवाएं नहीं मिलेंगी। भाई दवाएं न मिलने का क्या किस्सा है? दवाएं दो तरह की हैं, एक जेनरिक नेम है और एक दवाओं का अलग नाम है। जैसे पैनाडोल और पैरासीटामोल है, दवाई एक ही है, नाम दो है, डिस्परिन भी है। अच्छा, वही दवा पाकिस्तानी कंपनी बनाती है, 4-5% से ज्यादा का फर्क उसकी वैल्यू में नहीं होता अगर वो सही दवा है। जैली दवा की तो बहस ही दूसरी है। सही। तो वो जो है वो उसे शार्ट कर देते हैं कि ये मुयस्सर ही नहीं है जी वो। और 100 रुपए वाली दवाई जो है वो 1000 रुपए में बिकती है और लोगों को खरीदनी पड़ती। हर दवा ये देखिए, वो जो माफिया है जिसकी हम बात करते हैं मसलसल, अगर आप चाहें तो मैं उनके नाम ले देता हूँ जिन पे इल्जाम है। अख्तर हुसैन साहब हैं, आसम रऊफ साहब हैं और अब्दुल्ला साहब हैं और फखरुद्दीन आमर साहब हैं। ठीक है, सैयद हुसैन है। इन पे इल्जामात हैं कि एक माफिया की तरह एक्ट करते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, कोई तहकीकात नहीं हो रही। इन्हीं लोगों ने एक फहरिस्त बनाई और बाहर से 400 दवाएं वहां से मंगवाते रहे इंडिया से जी, और 20,000 दवाएं को एक फहरिस्त बना दी जिसमें मंजूरी बाकायदा दी ही नहीं गई। इन पर ये इल्जाम है और इस इल्जाम की तहकीकात के लिए कोई अदारा आगे नहीं आ रहा। ना नायब कुछ कर रहा है, ना FIA वाले तो बड़े मोहतात हैं तो अपने तौर पर टेकअप नहीं करते। अगर FIA को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, FIA में आजकल बहुत चंद अफसर बहुत ही अच्छे हैं, उसकी वो भी हो रही है, तंजीम नौ भी हो रही है, 2000 जॉब्स भी उसमें पैदा हुई हैं, उन्हें थपकियां भी दी जा रही हैं, उन्होंने डिलीवर भी किया है कुछ चीजों में बहुत, और वो इत्तेफाक से कुछ ऐसे अफसर जमा हो गए उसके सरबराह समेत जो दयानतदारी से काम करते हैं, तो ये सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाए। लेकिन हारून साहब वो तो हुकूमती ओहदेदारों को चकमा देकर जा रहे हैं। इतना मजबूत माफिया, ऐसा लगता है कि IPP से ज्यादा बड़ी ये कोई चीज है कि हुकूमत हाथ ही नहीं डाल पा रही, तो FIA क्या करेगी? 50 एक माफिया है, 50 फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसमें शामिल हैं, इसमें अरबों खरबों रुपए की हेर फेर है। कहाँ 100 रुपए की दवाई, कहाँ 1000 रुपए की दवाई। आप अंदाजा लगाइए कि उससे कितने पैसे बनते होंगे। डॉक्टरों को गांठ लिया जाता है, वो महंगी दवाइयां देते हैं, उन्हें बैरून मुल्क सैरें कराई जाती हैं, उन्हें इनामात दिए जाते हैं, उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। माशरा सारा जो है वो माफिया की जद में आ रहा है।